साफ नजर आ रहे हैं, मगर इसके बावजूद वो पिच पे लेटकर रो रहा है कि मैं हार नहीं मानूंगा। मगर ये मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है। और वजीर आजम साहब अगर अपना हार नहीं मान रहा है तो इसका ये नहीं मतलब कि वो नहीं हार चुका है। और जाते जाते जिस तरीके से और जिस अंदाज से ये वजीर आजम हमारा खारजा पॉलिसी, हमारा मईशत, हमारे इदारों पे हमला आवर है, वो आप सबके सामने है। ये जो लेटर का शोशा है, ये एक कोशिश है कि पाकिस्तान के अवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाए, और इस ट्रक की बत्ती काफी खतरनाक है। वो चाह रहा है कि एक झूठ की बुनियाद के अवाम को वर्गलाए, और अगर कोई आम आदमी सड़क पे या कोई और ये काम कर रहा होता तो उसका कोई नुकसान नहीं होता, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हैसियत से जब ये काम किया जाता है तो पूरा मुल्क का नुकसान होता है। इस वज़ीर आज़म ने आम डिप्लोमेटिक प्रोसेसेस को मुतनाज़ा बनाया है। हम पूछते हैं, अगर खान साहब 23 फरवरी को रशिया पहुंचता है तो क्या 23 फरवरी से पहले हम शहबाज शरीफ के साहब का घर गए थे इस पेशकश करने के लिए? उससे भी पहले जनवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी रखी गई थी, जहां में हमारा अवामी मार्च और अदम एतमाद के फैसले लिए गए थे। उससे पहले 3 साल से ये मुल्क गवाह है कि हम किस तरीके से इस सियासी जद्दोजहद में शरीक है। तो क्या हमें पहले से पता था कि आपने रशिया जाना था? क्या हमें पहले से पता था कि रशिया ने जंग करना था? क्या हमें पहले से पता था कि यह आलमी साजिश बन रहा था? मैं हमेशा कहता हूं खान साहब को, इसलिए इसको झूठ कहना का बहुत आदत है, कि अगर झूठ कहना है तो उतना ही झूठ बोलो जो लोग सच मान सकते हैं। इसका ये झूठ का कोई पैर नहीं है। ये पहले कहता था कि ऑपोजिशन ने मुझे एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया कि हम अदम एतमाद लेकर आ रहे हैं, और फिर अचानक कहना शुरू कर दिया कि यह आलमी साजिश है। अब फैसला उसने खुद करना है कि क्या ये हमारा तोहफा है या यह आलमी साजिश है। हक़ाइक़ ये है कि ये एक सियासी कदम के नतीजे में हम इस अदम एतमाद के नतीजे पे पहुंचे हैं। हमारा कहना ये है कि ये तारीख में पहली बार हो रहा है, और इसलिए कि तारीख के पहली बार हो रहा है, हम सबको ना सिर्फ इसको वेलकम करना चाहिए, हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमारा अदम एतमाद एक पुरअमन और मुनासिब तरीक़ा से हो जाए। इसलिए पाकिस्तान की तारीख में जितने भी तरीके अपनाए गए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को हटाना, वो या गैर कानूनी या गैर आइनी या एटलीस्ट गैर जमहूरी तरीके रहे हैं। और ये वाहिद जमहूरी आइनी पार्लिमानी तरीक़ेकार है। ये वाहिद पार्लिमानी आइनी तरीक़ेकार को मुतनाज़ा ना बनाया जाए, पाकिस्तान की किस्मत के साथ ना खेला जाए। और वज़ीर आज़म साहब
कोई सेफ एग्जिट ढूंढने के बजाय, बैकडोर एग्जिट ढूंढने के बजाय, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो किसी और को नहीं खेलने दूंगा का धमकियां देने के बजाय एक ऑनरेबल तरीके से इस प्रोसेस का मुकाबला करें। आपके झूठ के जवाब हम हर दिन दे सकते हैं। इस प्रोसेस के हम इज्जत करते हैं, इसलिए हम जमहूरी लोग हैं। आपका और हमारा इख्तलाफ, एतराज़ किस बात पे है कि आप एक सिलेक्शन के नतीजे में इस कौम पे मुसल्लत किया गया। उस सिलेक्शंस की वजह से मुल्क के सारे इदारे मुतनाज़ा हुए, और उस सिलेक्शंस की वजह से जो मुआशी और ख़ारजा पॉलिसीज़ अपनाई गई वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके थे, पार्लियामान के कंसेंसस के बग़ैर थे। और यही वजह है कि हम आज इस क्रॉस रोड्स पे खड़े हैं। जब हमारा अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, आप सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नहीं रहते हैं, तो मेरा और आपका झगड़ा ख़त्म है। लेकिन जब तक आप एक गैर जमहूरी किरदार अपना रहे हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ जंग तो रहेगा। मेरा अपील है इस मुल्क के सारे सियासी जमातों से, इस मुल्क के सारे इदारों से, हमारा स्पीकर साहब से, कि अब वक्त आ गया है कि सब होश के नाखून ले। हम सब के लिए एक मौका है, मुल्क के लिए एक मौका है कि जमहूरियत का बहाली की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हर कोई समझते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद जल्द से जल्द इलेक्शंस होना चाहिए, और अगर हम वो 2018 का सिलेक्शन का दाग धोना चाह रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी में सस्टेनेबिलिटी ले आना चाहते हैं, तो वाहिद तरीक़ेकार ये है कि अदम एतमाद हो, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, साफ शफाफ इलेक्शंस हो, नया मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत मुंतखब हो, और जो भी मसाइल का सामना करना पड़ेगा वो हुकूमत मैंडेट के साथ उन मसाइल का हल करेंगे। अगर इस जमहूरी तरीक़ेकार में गड़बड़ होता, अगर हमारा आइनी जमहूरी प्रोसेस में इस वक्त आइन का खिलाफ वर्जी या कानून का खिलाफ वर्जी या ऐसा कोई गैर जमहूरी काम हो जाता है, तो एक ख़तरा है कि पाकिस्तान का अगला 20 साल इसी तरीके से मुतनाज़ा तरीके से गुजरेंगे। कोई भी ये नहीं चाहता है, और सिर्फ एक खान का, एक इमरान का अना की वजह से, रोना धोना की वजह से हम पाकिस्तान की किस्मत को इस किस्म का ख़तरा में नहीं डाल सकते हैं। हम इमरान खान का हर इल्ज़ाम, हर झूठ, हर कोशिश का जवाब देना जानते हैं। ये एक मौका है, और इस मौका का फ़ायदा पूरा मुल्क और कौम को उठाना चाहिए। संडे वोटिंग है, और उस वक्त तक हम उम्मीद रखते हैं कि कोई गैर जमहूरी कदम नहीं अपनाया जाएगा। सर, आपने कहा 20 साल इसी तरह गुजरेंगे। आपने कहा तरीके अदम एतमाद में अगर कोई गड़बड़ भी आइन के खिलाफ की बात हुई तो 20 साल इस तरह गुजरेगी। सर, इसको थोड़ा सा तफसील कर दें। क्या मार्शल लॉ की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ऐसे एज इन मार्शल लॉ का ख़तरा तो पाकिस्तान का तारीख़ अपनी जगह। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक क्वागमायर में हम अभी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के मुआशरे, हम इस चीज़ में फंसे हुए हैं, और इससे निकलने के लिए जो एक मौका हमारे सामने है वो ये अदम एतमाद और जमहूरी प्रोसेस है, जिससे जो काफ़ी ज़्यादा मसाइल 2018 के सिलेक्शंस में हुए थे, वो पैदा हुए, वो एड्रेस हो सकते हैं, और हमारा ऐसा जमहूरी कानूनी
आईनी सिस्टम हो जो आगे जाके साफ और शफाफ इलेक्शंस के नतीजे में एक ऐसा मैंडेट वाला हुकूमत लेकर आए जो हमें इन मसाइल से निकाल सके। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से हमारा प्रोसेस जमहूरी तरीके से, जो खान साहब धमकियाँ दे रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, वो ये करेगा, वो हर दिन कोई नया धमकी आता है ना, ये बचकाने बात है। अगर खान साहब एक ऑनरेबल आदमी होता, वो ऑनरेबल अंदाज से अपना ये हार मान लेता और आगे बढ़ता, और अब भी उतना ही इम्कान है कि वो जितना भी चीखे और जितना भी रोए हम इसी तरीके से निकले। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये इतना इस हद तक कोई गैर कानूनी कदम उठाया जाए, हमें ये मौका ना मिले कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और अदम एतमाद का प्रोसेस से गुजरे, तो खदशा ये है कि ये जो बहरान आप देख रहे हैं ख़ास तौर पे पिछले 3 साल से, कि वो काफ़ी देर तक ये बहरान किसी न किसी नतीजे में साहब ने जो इंदिया दिया 1 लाख आदमी जमा करने का, उसके बाद हल्कों में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद कोई हंगामा आई होगी जिसको बुनियाद बनाकर स्पीकर इस बात को वोटिंग का प्रोसेस जो है उसको डिले कर सकते हैं, मुलतवी कर सकते हैं। ऐसा अगर होता है तो फिर आप लोगों की मतलब क्या है? यही गैर जमहूरी और गैर आईनी एक हरकत होगा, और जहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि इस किस्म का काम तो होना ही नहीं है, और हम सारे पार्टीज़ पाबंद है कि हम अपना फोर्स के थ्रू और इस तरीके से थ्रू, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा, और इस किस्म का ख़तरा पैदा नहीं हो सकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीवियर है। साहब, आज वज़ीर-ए-आला KPK की ऑडियो सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर वो लोगों को कह रहे हैं कि तमाम हल्कों में आप अपने जो मिनिस्टर्स और MPs हैं कि आप निकलें, बाहर निकलें और एहतजाज करें, जो लोग PTI छोड़ के गए हैं उनको गद्दार डिक्लेयर करें और बाकायदा वीडियोस बना के PTI को जारी करें, और उसको उन्होंने ऑन भी किया है कि जहाज में सब जायज़ है। तो आपको वो मारामारी और अनारकी शुरू नहीं हो गई? ये इस किस्म की गैर संजीदा गैर संजीदा कदम जो वज़ीर आला उठाए या वज़ीर आज़म उठाए, ये सबसे बड़ा सबूत है कि ये लोग तो काबिल ही नहीं हैं इन जो ओहदा जो वो संभाल रहे हैं, वो इन ओहदे के लिए काबिल नहीं हैं। इस किस्म का कॉल देना या धमकी देना ये ना सिर्फ उस वज़ीर आला साहब को ख़तरा में डाल सकता है कानूनी और लीगली, मगर ऑब्वियसली एनर्की और वायलेंस इसके नतीजे में फैल सकते हैं। मैं इस पर एक पॉइंट क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ कि आपको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 6 है वो आफ्टर द 18th अमेंडमेंट काफ़ी क्लियर और बड़ा वाज़े अंदाज में लिखा गया है, और उसका काफ़ी ब्रॉड स्कोप है। इट इज़ वो जहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का सवाल आता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में कोई मुदाखलत करने की ख़तरा या सैबोटाज करने की बात है, वो काफ़ी ब्रॉड है। और मैं ख़ास तौर समझता हूँ कि जहाँ जिक्र है कि बाय यूज़ ऑफ फोर्स और बाय शो ऑफ फोर्स of any other under constitutional means our constitution is undermined, वो क्लॉज इसी किस्म की बात को कवर करेगा कि अगर साथ साथ हम मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन करवा रहे हैं वज़ीर आज़म का हमारा आइन के कानून के तहत, और उसको सैबोटाज करने के लिए आप बंदे प्रोड्यूस कर रहे हैं, i.e. a show of force or a display of force to try and undermine or deter that constitutional process or our constitution, तो आपको ये तो जो आप शायद अभी वो समझ रहे हैं कि सिर्फ एंटी टेररिज्म का पर्चा उन पे कटेगा या वायलेंस का पर्चा, उन पे तो आर्टिकल 6 कटने वाला है। और ये ना सिर्फ वज़ीर आज़म पे, वज़ीर आले पे, वो इलेक्टेड नुमाइंदे जो लोग लेकर आके इस किस्म का एक्टिविटी में इन्वॉल्व्ड होंगे, मगर अगर जैसे आप कह रहे थे कि स्पीकर साहब इस किस्म की बुनियाद पे कोई गैर आईनी काम करे, तो वही आर्टिकल 6 उन पे लगेगा।
और जो आर्टिकल 6 का सज़ा है वो वाज़ेह है और वो आपके सामने। चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून का मशावरती इजलास हुआ, उसमें नाम तजवीज़ किया गया है हमजा शहबाज साहब का वज़ीर आला की, क्या आप लोगों के साथ भी मशावरत हुई? और आज पंजाब का इजलास पीपल्स पार्टी का आपने बुलाया हुआ था, आप लोगों की मशावरत क्या हुई? पंजाब में जो हमारा पंजाब का जो मशावरती इजलास है वो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने रखा गया है, और हम यूनाइटेड अपोजिशन के साथ है, और हमारे सारे जो फैसले हैं वो मुशावरत के साथ होंगे। तो जैसे ही मैं अपना पार्टी से मुशावरत करता हूँ तो वो फिर PMLN के साथ इंगेज करेंगे। अच्छा चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि अपोजिशन ने जो मुतालबा किया था चेयरमैन बात असली है तो कौमी सलामती कमेटी में लाया जाए, और फिर अपोजिशन ने उसका बाइकआउट किया, तो उसमें मैं इस पर थैंक यू, बहुत अच्छा सवाल है। अस्करी इदारे मौजूद थे या नहीं, लेकिन मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एलामिया आएगा उसमें दे टू डिफरेंट थिंग्स, दे टू डिफरेंट, नहीं आपको कन्फ्यूजन है। एक तो मैं आपको क्लैरिफाई करूँ, एक उनका नेशनल सिक्योरिटी इजलास है और एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है नेशनल असम्बली में। इन दोनों इजलास का हमें नहीं बताया गया। जो नेशनल कमेटी का इजलास है नेशनल असम्बली में, जो उनका मीटिंग के बाद हुआ था, उसके बारे में भी हमें नहीं बताया गया। हमें न्यूज़ में पढ़ रहे थे लेकिन हमारे पास वो इन्विटेशन नहीं आया। जैसे हम नेशनल असम्बली में एंटर हो रहे थे टू स्टार्ट द डिबेट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब हमें दिखाया गया कि ये तो इजलास करेंगे। और पहले उन्होंने कोशिश ये की कि नेशनल असम्बली से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन से भागने के लिए और हमारा डिबेट से भागने के लिए उन्होंने ये कोशिश की कि नेशनल असम्बली फ्लोर को इस्तेमाल किया जाए वो नेशनल सिक्योरिटी इजलास के लिए। जब ये मोशन प्रेजेंट हुआ और अपोजिशन का तादाद इसलिए अक्सरियत में है आजकल, हमने उस मोशन को डिफीट किया, तो फिर वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी किसी और कमेटी रूम में चला गया और हमारा इजलास चलता रहा। हमने बहुत कोशिश की कि हम अदम एतमाद पे या डिबेट करें या वोट करें, मगर फिर किसी और फ्लिमजी ग्राउंड पे स्पीकर साहब ने सेशन से भागा। जहाँ तक ये ख़त की सवाल है, हमारा ये पोजीशन है कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग है, अगर बुलाना ज़रूरी भी था इस खत के बारे में, तो ये मंडे में भी बुलाया जा सकता था। और जो इस वक्त वज़ीर आज़म के पास ना अक्सरियत है, हमने साबित कर दिया है कि अक्सरियत नहीं है, अदम एतमाद जमा हो चुका है और हमारा प्रोसेस जारी है, तो गैर मुनासिब है कि इस किस्म के फोरम्स बुलाया जा रहा है। और फिर नेशनल सिक्योरिटी फोरम्स को इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ पोलिटिकल टूल टू ट्राई एंड अंडरमाइन अ डेमोक्रेटिक no confidence motion and create this red herring propaganda message for the public। तो खान साहब को बिल्कुल इस किस्म का मीटिंग को, अगर वो एक अपना ओहदा को सही तरीके से संभाल रहा होता तो वो कभी ये कदम नहीं करता। अगर वो अपना ज़ात से आगे खान साहब को कुछ नज़र आ रहा होता तो वो कभी ये सोचता भी नहीं कि मैं अपना नेशनल सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा फोरम है उसको इस तरीके से, सियासी तरीके से इस्तेमाल करूं। हम तो अगर जंग जाने की ज़रूरत है, अगर मुल्क का वाकई ही कोई नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस है, तो तब सिर्फ इस किस्म की मीटिंग्स को बुलाना जाना चाहिए और गैर मुतनाज़ा इसलिए रखना चाहिए ताकि तारीख़ के लिए, हमेशा के लिए ये गैर मुतनाज़ फोरम्स हो, जहाँ हम कंसेंसस के साथ इन फोरम्स के फ़ैसले के साथ भी इंगेज किए जाते हैं और हम अपना सियासत से अलग रखें। मगर अफसोस की बात यह है कि अपने आप को बचाने के लिए इस शख्स ने उस फोरम को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और वो हमारा खारजा पॉलिसी को, ही इज़ विलिंग टू सेट द फॉरेन ऑफिस अप इन फ्लेम्स। बट जो भी हो, कोई बहाना मिले, कोई बयानिया मिले जिससे मैं एक थोड़ा सा सियासी शहीद लगे, इस पे हम खान साहब को कामयाब नहीं होने देंगे। इसने एक ऐसा फॉरेन पॉलिसी का फैसला लिया ही नहीं पिछले 3 साल में जिसका आप तारीफ कर सके। आप अगर खान साहब का भारत का फॉरेन पॉलिसी देखें तो पहले दिन से लेकर आज तक कंफ्यूज रहा है।
अभी भी हमारा वज़ीर आज़म तनकीद तो करता है मियाँ नवाज शरीफ साहब पे कि वज़ीर आज़म मोदी रायबन चल के आया था। एटलीस्ट मोदी तो चल के आया था नवाज शरीफ साहब के पास, उसके फ़ौरन बाद इमरान खान ऑपोजिशन में होते हुए चल के गया था मोदी तक, और वो मोदी का वाह वाह करता रहा। मैं ही था जो कहता था कि मोदी से ये उम्मीदें ना रखे। ये लोग उनके पीछे वाह वाह करते थे, यहां तक कि जब इलेक्शन हो रहा था और भारत के अवाम का मौका था कि वो अपने आप को मोदी से निजात दिलाए, तो कौन चीफ पोलिंग एजेंट बन के सामने आया? मोदी का चीफ पोलिंग एजेंट वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कहता है कि वो मोदी जब जीतेगा तो ये कश्मीर के लिए और पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात होगा। याद नहीं है? फिर जब कश्मीर पे तारीख के सबसे बड़ा हमला हुआ और पूरा कश्मीर, पूरा पाकिस्तान खान की तरफ उंगली उठाकर कह रहे थे कि कश्मीर पे सौदा नामंजूर, फिर वो शुरू हो गया कि मोदी तो बड़ा है और बुरा है और पता नहीं आरएसएस का क्या है, और फिर उसका ख्याल आया, और जब उसका कुर्सी खतरा में था फिर वो भारत की तरफ देख रहा है, मोदी की तरफ देख रहा है। अचानक उसको ये ख्याल आया कि मोदी का फॉरेन पॉलिसी जबरदस्त है। खान साहब का फॉरेन पॉलिसी हैज बीन टोटली कंफ्यूज्ड। आप सीपैक को उठा के देखें, सीपैक एक ऐसा पॉलिसी है जो कि माजी के एक ऐसा हमारा एक सिचुएशन था कि जो भी हुकूमत आता था हम दूसरा का मंसूबा बंद होता था, लेकिन हमने एक अच्छा रवायत शुरू किया कि अगर पीपल्स पार्टी ने सीपैक शुरू किया तो मियाँ साहब की हुकूमत ने उसके आगे लेके चला। मगर खान साहब ने पहले अपना धरना में चाइना का सदर को नहीं आने दिया उसके धरना की वजह से, फिर जैसे ही उसका हुकूमत आता है उसके 2 वजीर एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू करवाते हैं सीपैक के खिलाफ, और वो करप्शन कह के सीपैक को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अपना पालतू नैब की वजह से सीपैक में जो बिजनेसमैन पहले इन्वेस्ट करते थे और जो चाइना के ए लेवल कंपनीज इन्वेस्ट करते थे, आज आपका CD लेवल कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और सीपैक स्लो होता चला रहा है। इमरान ने बातें तो बड़े बड़े किए लेकिन काम कुछ नहीं किया है। इमरान ने अमेरिका के साथ दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए क्या कुछ नहीं किया। ट्रंप का तो मिनी ट्रंप बन गया, जाके वहां मजा लेता था, बहुत खुश होता था, इधर ट्रंप से एक हाथ मिला के वापस आता था कि मैंने फिर से कौम के लिए नया वर्ल्ड कप जीत लिया। एक वर्ल्ड कप था, दूसरा था उसका मिलना ट्रंप के साथ। और जब नया सदर मुंतखब हुआ और उसको फोन कॉल कर आना ही बंद हो गया तो उसको बड़ा बुरा लग गया। बुरा सो लगा होगा आपको, इसका ये नहीं मतलब कि आपका जान खतरा में है और आपको कोई धमकी मिला है। इसने अमेरिका को खुश रखने के लिए क्या क्या नहीं किया गया अफगानिस्तान में पिछले 2-3 साल। अमेरिका को खुश रखने के लिए इसने अपना हर कदम उठाया। इसने वो अभी कहता है मैं किसी के फोन कॉल पे धमकी, मुझे याद नहीं है कि किसका फोन कॉल, लेकिन इसने काफी फॉरेन ट्रिप्स आखिरी वक्त पे कैंसिल किया है फोन कॉल्स की वजह से। इसका सबसे कमजोर और सबसे कॉम्प्रोमाइज फॉरेन पॉलिसी अगर किसी का दौर में रहा है वो इमरान साहब का दौर में रहा है, और जो इक्का दुक्का रहता है उसको भी वो खराब करने के लिए तैयार है अपना कुर्सी बचाने के लिए। मैं आपको बताऊं कि क्या होता है अपना अवाम के लिए खड़ा होना, आपका मुल्क के लिए खड़ा होना, अपना मुफाद के लिए खड़ा होना। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी
और ये फैसला ना सिर्फ लिया गया मगर इस फैसला पे अमल किया गया कि हम चीन को वार्म वाटर्स तक एक्सेस दिलवाएंगे, सी पैक बना के रहेंगे। तो वो आपके अवाम के मुफाद में खड़े होने के बाद था और दुनिया की कुव्वतों और प्रेशर्स को जवाब देने की मौका। जब पाकिस्तान में ये तय हुआ कि हम कम वक्त में ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनाएंगे, सैंक्शंस बाहर में जाए, हमारा मुल्क के लिए, हर आवाम के लिए सैंक्शंस का हमारा फिक्र नहीं है, हमारा इनका गैस ना होने का फिक्र है। तो वो अपना कौम के मुफाद के खड़े होने की बात की। जब सलाला पे अमेरिका और नेटो की वजह से हमारे जवान शहीद हुए और पहले बार, इससे पहले नहीं और इमरान में तो ये दम भी नहीं कि पार्लियामान खड़ा हुआ, सदर पाकिस्तान खड़ा हुआ। इंटरव्यू में एब्सोल्युटली नॉट कहना तो बहुत ही आसान है। दुनिया के आंखों में आंखें डालकर कहना कि आप जब तक मुल्क से माफ़ी ना मांगे, जब तक आप पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी ना मांगे तो हम आपका नेटो सप्लाई लाइन्स बंद रखेंगे, वो होता है। और उस वक्त का आप केबल्स अगर देखते तो आप परेशान हो जाते, मगर यही वजह है कि केबल्स सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको याद नहीं है एक ज़माने में बड़ा एक जोर था पूरी दुनिया में, अरब स्प्रिंग अरब स्प्रिंग अरब स्प्रिंग, और सब उसके पीछे चल रहे। पाकिस्तान में जो प्रेशर था, हम पे जो प्रेशर था, सदर जरदारी पे, हमारा फॉरेन ऑफिस से, हमारे रियासत पे जो प्रेशर था कि हम उस अरब स्प्रिंग का हिस्सा बने, वो आप सोच नहीं सकते हो। उस वक्त तो मुस्लिम दुनिया के लोग भी हम पे प्रेशर डाल रहे थे, अमेरिका के सदर भी प्रेशर डाल रहे थे, और हमने कहीं किसी फोटो ऑप के लिए खड़ा नहीं होना था। यूएन में वोटिंग हो रहा था और पाकिस्तान का सवाल था कि पाकिस्तान क्या सीरिया की जंग में वोट देंगे, अरब स्प्रिंग का हिस्सा बनेंगे। तब हमने कहा हम न्यूट्रल होंगे और हमने न्यूट्रल रह के दिखाया। उस वक्त का अमेरिका का सदर जरदारी को कहता था कि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, और सदर जरदारी कहता था कि तारीख तो बाद में लिखा जाएगा, मैं अपना अवाम के साथ खड़ा हूँ। और उसके बाद जब उस वक्त नॉट सदर सॉरी वाइस प्रेसिडेंट था बाइडेन उस वक्त, उसके बाद जब वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहा और सदर जरदारी सदर नहीं रहा और उनका मुलाकात उसके बाद हुआ, तो उस वक्त उसी बाइडेन ने माना कि वो गलत कह रहा था, आप सही कह रहे थे। मगर मौके पे वो अवाम के साथ खड़ा रहा, मुल्क के साथ खड़ा रहा। और किसी एक, मैं आज आपको ये बात बता रहा हूँ, कब सदर जरदारी रहा, कब सदर, और मैं अब आपके सामने ये एक बात बता रहा हूँ। इतने इससे 100 और बातें हैं। आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, पाकिस्तान की किस्मत के साथ, अपना सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए आप ऐसे खेल रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से, ना मुनासिब है। इंशाअल्लाह ताला कामयाब नहीं होगा। हमने अपना अक्सरियत साबित कर दिया है। खान साहब अब साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है, अब हमारा प्रोसेस रहता है और उम्मीद है कि ये प्रोसेस जमहूरी और आइनी तरीके से होगा। मेरा इसी पे सवाल है कि अगर ये खत हकीकत है, कोई नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में भी पेश किया गया है, तो आप नहीं समझते कि एक आज़ाद खुदमुख्तार मुल्क की हैसियत से रियासती लेवल पर या फॉरेन ऑफिस लेवल पर जवाब देना चाहिए? सर, अगर ये एक तो अगर ये खत नहीं था, ये डिप्लोमेटिक जो भी प्रोसेस था, अगर ये वाकई इतना संजीदा मसला था तो उसी वक्त उठाया जाता। अगर वाकई एक धमकी था तो उसी वक्त, इतना देर इंतज़ार करने के तो उसी वक्त आप ना से नेशनल सिक्योरिटी तो बुलाने की शायद इतना प्रोपोर्शनेट रिस्पांस नहीं होता, आप सिर्फ उसी वक्त उनका नुमाइंदा को बुला के डिमार्श कर देते। अगर आपको एतराज़ था और उससे ज़्यादा कोई एक्शन ज़रूरी था डिमार्श के अलावा, तो आप वो एक्शन ले लेते। आप नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग बुलाना, आप नेशनल कमेटी मीटिंग बुलाते, आप ऑफिशियली उनका एम्बेसडर बुलाते, आप अपना फिर आप शाह महमूद कुरैशी को बजाते कि पाकिस्तान, आप कॉल देते मुल्क को
आपको तब ख्याल आया जब आपका अक्सरियत आप खो बैठे थे कि ये एक्चुअली खतरा था। ये तो मजाक है, और हम समझते हैं कि ना खान साहब को ये मजाक तो करना ही नहीं चाहिए, और उसको इजाज़त ही नहीं होना चाहिए कि वो हमारा इस किस्म के इदारों को और इस किस्म के फोरम्स को इस तरीके से एक्सप्लॉइट करें। सवाल ये है कि इत्तलात मिल रही है कि इलेक्शन वाले दिन आपके कुछ मेंबरों को अगवा कर दिया जाएगा, क्या इस बारे में आपने कुछ इक़दाम कर रखे? हमने तो मुकम्मल इक़दाम रखे हैं, लेकिन अगर इस किस्म का कदम उठाया जाता है तो जो ये काम कर रहे हैं, आई जस्ट होप दे रेडी कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगने वाला है। 2 दिन बाद तकरीबन पावर शेयरिंग का मामला आएगा, आपने कुछ डिसाइड तो किया होगा कि आपने फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नॉन लीग के साथ पावर शेयरिंग क्या करनी है। दूसरा मरहला पंजाब का भी आ गया, आज इजलास भी बुला दिया गया, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ भी पावर शेयरिंग करेगी? दूसरा, एक माजी की रवायत को रिपीट किया जा रहा है कि बड़ा भाई जो है वो पाक में है और छोटा भाई पंजाब में है, दोबारा से रिपीट हो रहा है। हमजा शहबाज शरीफ को वहाँ पे पंजाब का सीएम नामजद किया जा रहा है, क्या ये सारी सूरत हाल आपके लिए काबिल कबूल है? जहाँ तक अदम एतमाद है, हमारा पोलिंग डे जो है वो संडे है, और हमने कल पूरा मुल्क और कौम के सामने हमारा एक्स्ट्रा वोटर्स दिखाने के बजाय साबित कर दिया है कि हम अक्सरियत में है और वफाक में है। जहाँ तक आपके दूसरे सवालात है, ये जॉइंट अपोजिशन से सवाल है, तो जॉइंट अपोजिशन से ही कंसल्ट करके हम ये सवाल के जवाब सुना सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही संडे के बाद जैसे ही हमारा वोटिंग ख़त्म होगा आपके काफ़ी ज़्यादा सवाल के जवाब नज़र आएंगे। आपके सवाल जी बिलावल साहब, ये ज़ाहिर बिल्कुल अब तो इजाज़त है कि परसों साहब जो है ये इमरान साहब चले जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब आपके प्राइम मिनिस्टर भी आप लोगों ने खुद ऐलान किया है कि वो होंगे, तो आप ये बताएं कि यकीन आपने ये होमवर्क शुरू किया होगा कि अवाम को बहुत वक़्त है और इमरान खान साहब वो दुआ पूरी नहीं कर सके और आपकी तरफ देख रही है अवाम, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है, तो वो होमवर्क कर लिया गया कि शहबाज शरीफ साहब डिलीवर कर पाएंगे, वरना अवाम को मुनाफिक महसूस हो जाएगी? हम तो बिल्कुल समझते हैं कि ना सिर्फ बहुत ही मसाइल है कि इस हमारा जो मुआशी बहरान है या हमारा जो जमहूरियत के कमियां हैं या जो ख़ारजा पॉलिसी के मसाइल हमने अभी उनकी निशानदेही की हैं, या काफ़ी मसले हैं, मगर हमारा जो बुनियादी सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हमें इन मसाइल को हल करने के लिए साफ़ और शफाफ इलेक्शंस और एक नया मैंडेट के साथ हुकूमत को मुंतखब करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका अवाम का मैंडेट नहीं होगा तो आप सही तरीके से और सही अंदाज से इन मसाइल से नहीं निकल सकेंगे। इमरान खान को खतरा है, मेरे 2 छोटे सवाल हैं। एक सवाल पहला सवाल ये है सर कि प्राइम मिनिस्टर सेफ एग्जिट के लिए ट्राई कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन के जरिए आप लोगों के पास मुफाहमत का एक ऑप्शन आया था, आप लोगों ने नारों के हवाले से खान साहब को क्या जवाब दिया, क्या कहीं पे कोई ऑप्शन है? अगर कोई सेफ़ एग्ज़िट की बात होता या कोई और तरीक़ा की बात होता, वो तो फिर एक ही रास्ता है। बाहर जो दूसरे रास्ते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, सारे दूसरे तरीके ख़तरनाक हैं। जो आप सेफ़ एग्ज़िट की बात कर रहे हो, मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ऑनरेबल एग्ज़िट है, वो कानूनी और आईनी तरीक़ाकार है, और वो हमारा अदम एतमाद का प्रोसेस है। या उससे पहले अगर इज़्ज़त खान साहब ने अपने आप अपना बचाना था तो वो कल रात की तकरीर में इस्तीफ़ा ही दे देते, और आज हम इधर बैठ के उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि एक काम तो उसने सही कर दिया। आज तो मैं उसको कहता कि आप बुज़दार साहब से तो सीखे, बुज़दार साहब पे जितना भी तनकीद किया जाए, उसने देर नहीं किया और अपना इस्तीफ़ा भेज दिया। खान साहब बुज़दार साहब की लेवल पे भी नहीं आ सका, और ये बहुत अफसोस की बात है कि मुल्क की वज़ीर आज़म सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ात की सोचता है, मुल्क का नहीं, मईशत का नहीं,
अवाम का नहीं। आप सबका बहुत शुक्रिया। पंजाब का मीटिंग इंतज़ार कर रहा है मेरा। कैसे आवाज़ करें?